ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, I am Ambika Raina, All India Rank 164 in the UPSC Civil Services Examination 2022. Today I am going to be discussing the prelims paper of 2023, जो कि इस बार काफ़ी टफ आया है और लोगों का कहना है कि पैटर्न से काफ़ी हटकर है। तो हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इवन विथ द ऑप्शंस बीइंग only 1, only 2, only 3 ऐसे करके। थोड़ा लंबा वीडियो होगा पर मेरे साथ बने रहें और हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे पास है प्रीलिम्स का पेपर 2023 सेट बी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया के एरिया से आया है। धान्यकाटाका जो डायनेस्टी है उसका एरिया पूछा था कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। मैं देख सकती हूँ अपनी एनसीईआरटी में ये मार्क्ड भी है मैप के ऊपर। तो ये मैप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अगर ये मैप आपने याद किया हुआ है, समझा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर सकते हैं कि आंध्रा रीजन से बिलोंग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन स्तूपा के ऊपर था, जो फिर एक बार एंशिएंट इंडिया का रीजन है। एंड इस क्वेश्चन में इन्होंने ऑप्शंस जैसे बदले हैं इस बार, तो लोगों का कहना है कि एलिमिनेशन बहुत मुश्किल हो गया है। पर अगर आप एक एक ऑप्शन को पढ़ें और समझें कि क्या ये लॉजिकल चीज़ है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि बुद्धिज्म एज अ रिलीजन थोड़ा लेट आया था एंड आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट होनी शुरू हो गई थी तब तक। तो हो सकता है कि ये ओरिजिन बुद्धिज्म का ना हो। एंड ये देखते हुए आप ओनली 2 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर एट द सेम टाइम मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादा गेस वर्क ना करें। अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बेसिक है, कोरकई, पुम्पहार वगैरह, मुचिरी वगैरह के बारे में पूछा है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पहले भी पूछ चुका है। मैंने अपने नोट्स में भी बना के रखा था कि जो भी पुराने एंशिएंट किंगडम्स हैं उनकी क्या इम्पॉर्टेंट कैपिटल सिटीज़ हैं, कौन सी रिवर्स जाती हैं, कौन से उनके पोर्ट्स वगैरह हैं, जैसे ब्रोच, ताम्रालिप्ति वगैरह। तो अगर ये आपने पढ़ा हो तो आपको पता है कि ये पोर्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी या किसी ऐसे स्पेसिफिक सोर्स से नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि आप इनको देख के परेशान हो, क्योंकि हमेशा प्रीलिम्स में ऐसे तो थोड़े क्वेश्चंस आते ही हैं जो आपने कभी नहीं देखे होते हैं पहले। तो अगर आपको पता है कि वो उसको कैसे सॉल्व करना है तो कर लें, वरना ज़्यादा टेंशन ना लें और आगे बढ़ें। इमोशनली अटैच ना हो किसी क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी के हेल्प से सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये टाइम पीरियड्स पूछे हैं। मैंने भी अपने नोट्स में टाइम पीरियड्स के हिसाब से नोट्स बनाए थे सो दैट मैं क्रोनोलॉजी में उनको पढ़ पाऊँ। ये आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज नोट्स हैं जिसको आप बिल्कुल एग्जाम के पहले पढ़ सकते हैं सो दैट आपके माइंड में एक बार रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि डेट्स वगैरह थोड़ी मुश्किल होती हैं ज़्यादा लंबे समय तक याद रखना। तो उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन एंशिएंट इंडिया से आया है। अभी ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है जिसमें आपको सिर्फ 1 या 2 ऑप्शंस पता हैं और बाकी शायद आपको ना पता हो। जैसे मैं देख सकती हूँ देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्ता ने लिखी है, मिलिंद पन्हा नागसेना ने लिखी है, नागार्जुन नहीं है। तो आपको ऑलरेडी 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए कि ओनली 3 नहीं हो सकता, ऑल 4 नहीं हो सकता। तो ओनली 2 इसका ऑप्शन होगा। और एलिमिनेशन की मदद से आप अगर इवन इफ आपको पता हो कि ऑल 4 नहीं हो सकता और ओनली 1 नहीं हो सकता, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा रिस्क लेकर।
उसके बाद जैनिज्म के ऊपर है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, अशोका, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही फेवरेट रहे हैं यूपीएससी के, तो इन टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये वाला थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था, पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं, पर जीवा जो कि हर एटम में एक सोल होती है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है जैनिज्म का, तो उसकी मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगला क्वेश्चन अगेन किंगडम्स के ऊपर है, विजयनगर एम्पायर के ऊपर है। तो इसमें अगर आपको नहीं भी पता है सारे जो भी किंग्स इसमें आए हैं और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, थोड़ा सा पैटर्न समझ के, क्योंकि आपने इतना पढ़ा होगा, एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी, इतने नोट्स पढ़े होंगे, तो आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सी डायनास्टी के किंग्स का नाम कैसा होता है। तो जैसे देवराया वन है, ऐसे नाम विजयनगर एम्पायर में ज़्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ कि मल्लिकार्जुना वगैरह हो। तो देवराया वन इसका आंसर है, पर अगर आप बिल्कुल डाउटफुल हैं तो वंस अगेन मैं बोलूँगी कि ऐसे क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट करें। उसके बाद अगेन स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट क्वेश्चन है। मिडीवल गुजरात में सरेंडर किसने किया, दीव, तो ये बहादुर शाह थे, और ये स्पेक्ट्रम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। बेसिक बुक्स को बिल्कुल ना छोड़ें, जो बेसिक बुक्स हैं और उनसे जो सवाल आ रहे हैं वो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि बाकी बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वो उन्हीं बुक्स को बहुत बार पढ़ के आए हैं, तो वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, तो आपको भी करना ही चाहिए। उसके बाद अगेन स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब आप देखें जो चार्टर एक्ट्स हैं और जो ब्रिटिश इंडिया के डिफरेंट एक्ट्स हैं, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट्स हों, चार्टर एक्ट्स हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ कौन उसके वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल थे, क्या उसके पैरामीटर्स थे, क्या उन्होंने चेंज किया उसके हिसाब से, एंड ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। सो पॉलिटी से इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस पे आए हैं, जो कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख के भी समझ पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी आर कमिंग फ्रॉम अ कॉन्सेप्चुअल एंगल। सो इन केस आपको पता हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, और अगर ये आपके दिमाग में क्लियर है तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन में ही माना जाएगा। आफ्टर दैट अगेन प्रिजन्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया। Now here we can see the importance of truly understanding the previous year's questions and not ignoring any aspect of them. अगर आप previous year question paper उठा रहे हैं तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आप सोचें कि ये तो बहुत ही अजीब और पेचीदा सवाल आया था, इसके बारे में मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना करें। पिछले प्रीलिम्स में भी एक प्रिजन्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, परोल के बारे में था, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के बारे में था। सो अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते और उस सवाल के आसपास के सारे फैक्ट्स को आप देख लेते एक बार, तो शायद ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इवन इफ आप एलिमिनेट नहीं कर सकते फ्रॉम 1 2 3 4 ऑप्शंस, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में वो सवाल इजी हो जाते हैं जब आप एक को इनकरेक्ट मान पाए, या फिर आप बोल पाए कि ये शायद रीजनिंग के हिसाब से सेम नहीं है, एक्सेट्रा। उसके बाद वंस अगेन एक पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि कॉन्सेप्चुअल है, चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ के भी और पॉलिटी को सही से समझ के भी आ जाना चाहिए। उसके बाद देखा जाए तो अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स किसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई है। तो वंस अगेन मैं बोलूँगी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, काफ़ी सारे आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सवाल इससे काफ़ी बार आते हैं। इवन फंडामेंटल राइट्स से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी किसका पार्ट है वगैरह। तो ये आर्टिकल नंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, ये आप अच्छे से प्रिपेयर करके रख लें और इनको रिवाइज करते रहें, ताकि एंड मोमेंट पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे सवाल अटेम्प्ट करने में। उसके बाद वंस अगेन लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन है,
कौन सी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वगैरह, ऐसे सवाल अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो रहा है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, तो आप याद करने की कोशिश करें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है जो इस बॉडी के बारे में है। और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद हों, जैसे कि मैंने पहले बोला, आप रिवाइज करते रहे उनको, अगर आपको आर्टिकल्स याद है तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि इसका आंसर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ओनली 1। तो इवन दो आप कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, फिर भी ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, मैं बता रही हूँ कि ये कैसे सॉल्व होता है, बट एट द सेम टाइम आई नो दैट इन द एग्जाम एटमॉस्फेयर, जब आप अंडर प्रेशर हैं, जब आपके पास टाइम का प्रेशर है और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, ऑब्वियसली ये चीज़ें आसान नहीं होती हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपके उस टाइम पे प्रीलिम्स अच्छा नहीं गए तो हताश ना हो, अगली बार के लिए अच्छे से तैयारी करें और इस हिसाब से आप अगर अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा रिफाइन कर देंगे तो शायद थोड़ा आसान हो जाएगा प्रीलिम्स पार करना। आफ्टर दैट वंस अगेन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से ही आया है। उसके बाद 17th क्वेश्चन भी आर्टिकल 110 मनी बिल्स के ऊपर जो है, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ये भी सॉल्व किया जा सकता है। बट वंस अगेन आई वुड लाइक टू से दैट लक्ष्मीकांत की प्रॉपर रीडिंग, रीडिंग एंड उसको टिप्स पे होना चाहिए आपके। लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम ऐसी 2 बुक्स हैं जिसको प्रिपेयर करने का बहुत फ़ायदा होता है, उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है, तो इन बुक्स को बिल्कुल ना छोड़ें, अच्छे से रिवाइज करें और समझें। इसके बाद वंस अगेन एक क्वेश्चन आया है 18th क्वेश्चन, जो कि कम्युनिटी रिजर्व्स के ऊपर है। अब आप अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आने लगेगा कि यूपीएससी बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, अब कम्युनिटी रिजर्व्स वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी पहले एक क्वेश्चन आ चुका है बफर जोन्स को लेकर, तो उसी पैटर्न का सवाल है ये, जिसमें वो पूछते हैं कि पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो ये बहुत ही, अगर आपने वो टाइगर रिजर्व्स वाला क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता लगेगा कि ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से इसका आंसर ओनली 3 हो जाता है। बट वंस अगेन एग्जाम एटमॉस्फेयर में थोड़ा मुश्किल होता है, धैर्य बनाए रखें और कोशिश करें एलिमिनेट करने की। इवन इफ पेयर्स वाले ऑप्शंस हो, थोड़ी बहुत एलिमिनेशन और लॉजिक के साथ शायद कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद वंस अगेन प्रेसिडेंट और शेड्यूल्ड एरियाज के ऊपर क्वेश्चन आया है, ये भी काफ़ी फेवरेट रहा है यूपीएससी का। डायरेक्टली लक्ष्मीकांत के एज अ सोर्स को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो आपको पता लग रहा होगा कि लक्ष्मीकांत कितनी इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। देन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पे क्वेश्चन आया है, ये इंदिरा सोनी और एम नागराज को रेफर कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड इसमें मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, आप एक क्वेश्चन को ना गौर से पढ़ा करें। जो स्टेटमेंट 2 है उसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म। सो व्हेनेवर ये स्पेसिफिक चीज़ कही जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म, तो उसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर बार, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिस क्वेश्चन में ये लिखा है वो यूजुअली स्टेटमेंट गलत होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बहुत सारी चीज़ों को पार्लियामेंट पे छोड़ चुके हैं टू सॉर्ट आउट द डिटेल्स ऑफ इट। सो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द स्टेटमेंट, आपको थोड़ा सा सस्पिशन के साथ देखना चाहिए, एंड श्योर इनफ इसमें भी वो वाला ऑप्शन गलत है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन इसमें मैं आपको स्पेसिफिक बताना चाहूँगी, 21st क्वेश्चन है, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%। सो नाउ इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपको न्यूमेरिकल फैक्टर्स याद नहीं रहते हैं, बट जो भी ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स हों जैसे एटलीस्ट और एट द मोस्ट और ऐसे वाले जो स्पेसिफाइड टर्म्स होते हैं ना, उसको थोड़ा सा आप सस्पिशन के साथ देखें, बिकॉज यूपीएससी की आदत है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये वाले टर्म्स यूज करें, एंड वो भी स्टेटमेंट्स बहुत बार मैंने ऐसा नोटिस किया है खुद ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करके कि काफ़ी बार गलत होते हैं। बट वंस अगेन डिस्क्लेमर, हमेशा गलत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये सही है और आपको पता है ये सही है, तो ये सोच के उसको गलत ना मार्क करें कि इसमें बस एटलीस्ट लिखा हुआ है, तो वो ध्यान में रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनिमल्स पे है, मार्सुपियल्स पे आया है। पिछले 2-3 बार से देखा जा रहा है कि यूपीएससी काफ़ी एनिमल सेंट्रिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो पढ़ते रहिए इसके बारे में, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड इट, थोड़ी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने जोन्स याद करे होंगे ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासलैंड्स, ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो आपको पता है कि मार्सुपियल कैसा टाइप का जानवर है। मार्सुपियल्स, कैंगरूज मार्सुपियल्स होते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पे लिखा है दे कैन ओनली थ्राइव इन मॉन्टेन ग्रासलैंड्स। तो क्या ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ मॉन्टेन ग्रासलैंड्स हैं? नहीं। ऐसे लॉजिक को यूज करके, थोड़ा लेयर्स में सोच के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इवन इफ पहली झलक में आपको लगे कि शायद मुझे नहीं आता है, पर आप फिर से पढ़ें, थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ें, फ्रेश आइज से पढ़ें, तो शायद कोई ऐसी टर्म आपको दिख जाए जिससे आपको लगे अरे नहीं ये तो गलत हो सकता है, ये तो वो हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो इसमें भी वैसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट invasive species specialist group. So this one was part of the IUCN. Now IUCN and WWF ऐसी 2 organizations हैं जिसकी reports और organizations और उनकी सब groups वगैरह काफ़ी बार यूपीएससी पूछता है। पहले भी प्रीलिम्स में यूपीएससी ने WWF के बारे में, जो ट्रैफिक वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में पूछा था। तो WWF और IUCN को अच्छे से याद कर लें। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगी इस क्वेश्चन में, जैसे आप ऑप्शंस अगर पढ़ रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस आप सोच सकते हैं कि शायद ही इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में काम करें, के साथ काम करें। मे बी दे आर मोर कंसर्न विद पोल्यूशन, एयर क्वालिटी, ग्रीन हाउस गैसेज एक्सेट्रा। सो ऐसा ध्यान में रखते हुए आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि शायद ये WWF का हो या IUCN का हो, और उसके हिसाब से आपका एटलीस्ट 50% चांस बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट होने का, जो कि काफ़ी चांस है। अगर आप 2 ऑप्शन सक्सेसफुली एलिमिनेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। देन अगेन एक क्वेश्चन आया अबाउट एनिमल्स। पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो मरमट और हेजहॉग वगैरह के बारे में, तो ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें विविपेरियस स्नेक्स के बारे में आ चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और समझें कि किस एरिया में यूपीएससी फोकस कर रहा है अपने प्रीलिम्स को। तो ऐसे एनिमल रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, एंड अगर आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कोई पेचीदा चीज़ किसी एनिमल के बारे में, तो ज़रूर उसका ध्यान रखें और उसको मार्क करके रख लें कि हो सकता है अगले साल के प्रीलिम्स में आ जाए। वंस अगेन वैगल डांस पूछा है इन्होंने, तो ये हनी बीज करती हैं। तो पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं एंट्स का कि वो कल्टिवेट करती हैं शायद फंगस या ऐसे कुछ। तो ऐसी वाली चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखें, स्पेशली न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ ना। अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं तो आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी रिफाइन हो जाती है और आप समझ पाते हैं कि हाँ ये वाला सवाल शायद यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकता है। इसके बाद मशरूम्स वाला सवाल है, 26th क्वेश्चन। This is also, even if you don't know the actual answer to this question, I would say that you can attempt this because इसमें आप keyword समझें। Some mushrooms have medicinal properties. Some mushrooms have psychoactive properties. Some mushrooms have insecticidal properties. Some mushrooms have bioluminescent properties. So इसका keyword आप समझें कि some है, not all, not most, it's some. सो जब यूपीएससी सम बोलता है ना, तो काफ़ी बार वो सवाल सही होता है, क्योंकि कुछ तो ऐसे जीव जंतु, ऑर्गेनिज्म, क्रीचर, प्लांट, समथिंग समथिंग होंगे जिनका कुछ पेचीदा रोल होगा इकोसिस्टम में, एंड काफ़ी बार ये सवाल सही हो जाते हैं क्योंकि सम मशरूम्स टू डू एनीथिंग माइट बी एक्चुअली राइट। सो इसका आंसर भी ऑल 4 था, बट वंस अगेन डिस्क्लेमर, हमेशा सही नहीं होता है, थोड़ा दिमाग से काम लें और माइंडफुली अटेम्प्ट करें। अगेन एक क्वेश्चन आया अबाउट स्क्विरल्स। अब इसमें भी अगर आपको नहीं पता है कि स्क्विरल्स एग्जैक्टली क्या करती हैं, उनका लाइफ साइकिल क्या होता है, वो खाना कैसे खाती हैं वगैरह वगैरह, क्या आप अपनी कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं उस टाइम पे ये सोचने के लिए कि आपने क्या देखा है अपनी लाइफ में? क्या आपने देखा है किसी गिलहरी को जमीन में बरो बनाते हुए? अगर आपने नहीं देखा है तो हो सकता है कि गिलहरियाँ ऐसा ना करती हूँ। तो डेफिनेटली गिलहरियाँ दे आर नॉट burrowers in the ground even though they are rodents, but वो arboreal animals हैं, वो trees में रहते हैं। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को।
वंस अगेन आप देखें क्वेश्चन नंबर 28 में आंसर है ऑल थ्री, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स में सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तीनों स्टेटमेंट्स में सम लिखा हुआ है, तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट्स अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी दैट ये सही हो, बिकॉज इवन इफ यू डोंट नो कि ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो ही सकते हैं जो कम टेम्परेचर में, ज़्यादा टेम्परेचर में, फ्रीजिंग पॉइंट पे वगैरह में सर्वाइव कर पाए। तो वंस अगेन इसका आंसर होगा ऑल थ्री। इसके बाद एक और क्वेश्चन है एनिमल्स पे। आप देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एनिमल्स के ऊपर, तो बिल्कुल ध्यान देते रहें और न्यूज़पेपर से अच्छे से पढ़ते रहें। जब भी किसी एनिमल की न्यूज़ आती है तो ज़रूर उसको एकदम ध्यान से पढ़ें, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 4-5 क्वेश्चंस उस एरिया से आ चुके हैं। देन क्वेश्चन आता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं। तो इन्वायरमेंट सेक्शन से आप देखें तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, पिछली बार भी बहुत क्वेश्चन आए थे, उससे पहले भी पल्यूटेंट्स के ऊपर, ई वेस्ट के ऊपर, इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, बिकॉज इन्वायरमेंट सेक्शन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एजेंट्स दैट cause environmental pollution. Then again the next question is from geography section. Lakes and rivers, very important, very crucial for the paper. हर साल almost एक question ज़रूर आता है इस section से, तो इसको बिल्कुल ignore ना करें और अच्छे से prepare करें। ये in fact इसका जो statement 2 है, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये आप डायरेक्टली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं, जिसमें अगर मुझे याद है तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में कोलेरू लेक आती है, एंड इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना था। तो अगर आपने वो सॉल्व किया हुआ है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्ट्स के ऊपर है, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने भी मार्क करके रखे थे सारे पोर्ट्स, वो कौन से कोस्ट पे हैं, कौन से पोर्ट्स की क्या स्पेसिफिक क्वालिटी है जो कि पूछी जा सकती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। देन अगेन द क्वेश्चन इज 33 इज अबाउट ट्रीज। नाउ आपने इवन इफ आपने पर्टिकुलर ट्रीज ना पढ़े हो कि क्या ये डेसिडुअस है, क्या ये एवरग्रीन है, कौन से एरिया से बिलोंग करता है, एटलीस्ट आप इतना समझ सकते हैं कि कौन से स्टेट में ये ज़्यादातर पाया जाता है। जैक फ्रूट मोस्टली केरला वगैरह के रीजन में बहुत चलता है, माहुआ और टीक सेंट्रल इंडिया में काफ़ी होता है। तो आप उससे कोरिलेट करें अपने मैप को ऑफ कैसे फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं उस एरिया में, तो उससे आपको समझ में आएगा कि केरला रीजन में तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, तो जैक फ्रूट डेफिनेटली एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री है। बाकी माहुआ और टीक सेंट्रल इंडिया में मोस्टली ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज होते हैं। सो इस हिसाब से आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एरेबल एरिया। इंडिया का एरेबल एरिया क्या है, इरिगेटेड एरिया क्या है। तो वंस अगेन ये क्वेश्चन सिमिलर लाइंस पे पहले पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में। अगर आप देखें तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन था। लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर इरिगेटेड एरिया वाज इन इंडिया, नॉट इन यूएस और चाइना। तो उस नॉलेज के साथ आप इस क्वेश्चन को अगर अप्रोच करें तो थोड़ा इजी हो जाता है। आप देखें कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके बाद वंस अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। रन ऑफ कच्छ सॉल्ट मार्शेस हैं, जियोलॉजी से रिलेटेड है, एंड उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले दो क्वेश्चन जो 36 और 37 है, दोनों माइंस एंड मिनरल्स सेक्शन से आए हैं, जो कि हर साल आप देखें कि एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सैंड के ऊपर क्वेश्चन आया था, माइनर मिनरल है कि मेजर मिनरल है। बेंटोनाइट और क्रोमाइट वाला एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पूछा था। सो आप मेजर और माइनर मिनरल्स दोनों कहाँ पाए जाते हैं, उनके ओर्स कौन से होते हैं, उनको माइन कैसे किया जाता है, कौन सा स्टेट सबसे आगे है, कौन सी कंट्री सबसे आगे है दुनिया में उन मिनरल्स में, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन वंस अगेन ज्योग्राफी सेक्शन, कॉन्गो बेसिन कहाँ है। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने भी मैप्स बहुत डिटेल्ड बनाए थे, हर एक कॉन्टिनेंट के मैप्स बहुत डिटेल बनाए थे। उसमें जो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लेक्स, रिवर्स, सिटीज़, सारी चीज़ें, चाहे वो ओशन करंट्स हो, जो भी आप मैप में मार्क कर पाएँ, वैसे मैंने मार्क किया था और इसको ऑलमोस्ट रोज़ रिवाइज करती थी फॉर अ मंथ बिफोर प्रीलिम्स, सो दैट वो दिमाग में बैठ जाए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हैं। वंस अगेन ज्योग्राफी क्वेश्चन,
सो आप देख रहे हैं कि मैप्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. इनफैक्ट आई डोंट थिंक मैं इंक्रीज बोलूँगी, बिकॉज हर साल मैप्स से क्वेश्चन आते हैं, तो मैप्स आर कॉन्स्टेंटली इम्पॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन. एंड 39th क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इंडियन मैप्स. मैंने भी बना के रखा था अपना प्रॉपर जोग्राफिकल फीचर्स वगैरह वाला मैप, बहुत ही डिटेल्ड विद ऑल द passes and all the regions etc. So that kind of effort you will have to put in beforehand, so that when you go into the examination you have the confidence to tackle these kind of questions. After that ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के ऊपर क्वेश्चन है. ये वाले क्वेश्चंस भी मतलब अगर आपने मैप्स अच्छे से करे हुए हैं और आप फॉलो कर रहे हैं न्यूज़, बिकॉज ये काफ़ी न्यूज़ में था, इवन ट्राइलेटरल हाईवे एंड बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये प्लेसेस इन न्यूज़ रही हैं और न्यूज़पेपर की सही रीडिंग के साथ ऐसे क्वेश्चंस टैकल किए जा सकते हैं. 41st question is about real estate investment trusts and infrastructure investment trusts. Budget of this year talks greatly about these things, and so you can see that the importance of budget and economic survey in solving prelims questions is quite a lot. Then 42nd question आया है उस रीजन से, इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी रीजन से. इस रीजन से हमेशा ही थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड इसको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. 43rd is about carbon markets. Now in questions like these जिसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है और आपको पूछा है कि क्या इसमें रिलेशन है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या एक स्टेटमेंट दूसरे की रीजनिंग दे रही है, उसमें ध्यान से देखें कि इवन इफ दोनों स्टेटमेंट्स आपको सही लग रही हैं, क्या कार्बन मार्केट्स का रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर से स्टेट को ट्रांसफर करना, इज दैट द पर्पस? देन आपको पता चलेगा कि ये आंसर नहीं है, बिकॉज कार्बन मार्केट्स का पर्पस है टू रिड्यूस GHG एमिशंस and reduce the carbon load on the planet. So the purpose of carbon markets is not to transfer resources to the state. And so ये आंसर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं. उसके बाद स्टेरिलाइजेशन पे क्वेश्चन है. वंस अगेन PYQs में बहुत सारे आते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट वगैरह के बारे में, तो ये वाला पोर्शन भी आप सही से प्रिपेयर कर लें और उसके बेसिस पे आपके आंसर सही हो पाएंगे. Then once again you can see monetary policy, money market, inflation, ये सारे रीजन से इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व हो जाते हैं अगर आप बजट अच्छे से पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं अबाउट मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी, ग्रोथ, GDP, इन्फ्लेशन, ये सारे बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स के उस बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड. तो एग्रीकल्चर सेक्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखें तो इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग से फर्टिगेशन वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं, तो इस सेक्शन को भी अच्छे से प्रिपेयर करें. बट इवन इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर दिस सेक्शन, ये क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा दिमाग में लॉजिक लगा के या कॉमन सेंस लगा के आप शायद इस आंसर पे आ सकते हैं कि मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agricultural operations. ये अगर आप बार बार पढ़ें कि जो कीवर्ड पूछा है वो क्या है और ऑप्शंस पूछे हैं वो क्या हैं, तो बार बार पढ़ने से थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्लियर होता रहता है और एक आंसर थोड़ा ज़्यादा सही इमर्ज होने लगता है. तो ऐसे आप अपने थॉट प्रोसेस को रखें, पैनिक ना करें, बिल्कुल वो ही इंपॉर्टेंट है इस पेपर में. 47th क्वेश्चन इज अबाउट MSP. MSP से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. फिक्सिंग ऑफ MSP, कैसे फिक्स करी जाती है, कौन फिक्स करता है, कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो MSP के अंडर आते हैं. ये क्वेश्चंस पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में बहुत आ चुके हैं, तो आप बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें. इनफैक्ट सिर्फ उनको पढ़ें ना, उनको समझें, उस एरिया को प्रिपेयर करें, तो आपके पास एक बहुत अच्छा बैंक इकट्ठा हो जाता है कि इस एरिया से ज़रूर ही कोई ना कोई क्वेश्चंस आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये टैंजिबल इंटैंजिबल क्वेश्चंस भी आजकल UPSC पूछने लगा है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सोशल कैपिटल पे एक क्वेश्चन रहा है, तो ये भी इंटैंजिबल ही एस्पेक्ट हुआ. तो वंस अगेन आप देखें कि इन्वेंटरी इज नॉट एन इंटैंजिबल थिंग, इट्स वेरी मच टैंजिबल. सो उसको एलिमिनेट करके आप इस आंसर को अप्रोच कर सकते हैं.
उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन है 15th फाइनेंशियल कमीशन का. ये तो बहुत ही सीधा सा सवाल है. आई थिंक दिस वाज मेंट टू बी एन इजी क्वेश्चन. आफ्टर दैट एक टफ सवाल है बिकॉज डेफिनेटली UNOPS ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बहुत ही डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको ना भी आ रहे हो, आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा के. पर अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आप छोड़ भी सकते हैं. फिर 51st क्वेश्चन इज अबाउट होम गार्ड्स. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स आर अबाउट कि कंट्रोल कौन करता है, कौन उनको सुपरवाइज करता है, एग्जीक्यूट करता है. बेसिकली सेंटर वर्सेस स्टेट, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको ऑर्गेनाइज करने में. तो उसको आप ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल ऐसे ही टिक ना कर दें. देखें कि अच्छा रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है तो क्या ये सही है, क्या ये नहीं है. तो उसको एकदम ध्यान से पढ़ें. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इज इम्पेरेटिव. विदाउट डूइंग दैट यू कैन नॉट सॉल्व it correctly. Then the next question is about different acts. जो भी acts often न्यूज़ में होते हैं उनको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेना चाहिए, साथ साथ देखते रहें. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सारे एक्ट्स काफ़ी बार हमको न्यूज़ में दिखते हैं. तो न्यूज़पेपर रीडिंग से ही आई थिंक ऐसे वाले क्वेश्चंस को अप्रोच किया जा सकता है. आफ्टर दिस अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि ये कौन से रीजन में रीजन काफ़ी न्यूज़ में आया है और कौन सा रीज़न है इसका न्यूज़ में होने का. तो ये IR सेक्शन काफ़ी डायनामिक होता है, जियोपॉलिटिकल सेक्शन से आया है एंड प्रॉपर न्यूज़ रीडिंग से ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. 54th इज ऑल्सो अबाउट जियोपॉलिटिक्स. IR इज़ अ डायनामिक पोर्शन, तो उसको आप न्यूज़पेपर से डिफरेंट यूट्यूब वीडियोज़ से साथ साथ ही प्रिपेयर करते रहें, समझते रहें और जो इम्पोर्टेंट लगता है उसके नोट्स बनाते रहें. तो ही आपका IR सेक्शन सही से हो पाएगा, क्योंकि IR से कोई स्टैटिक सवाल नहीं आते हैं. जो भी चीज़ न्यूज़ में चल रही होती है पिछले 1 साल में, पिछले 2 सालों में, वही यूजुअली ये पूछते हैं. 55th और 56th क्वेश्चन दोनों स्पोर्ट्स सेक्शन से है. तो पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा UPSC थोड़ा सा स्पोर्ट्स एरिया में वेंचर कर रहा है. तो स्पोर्ट्स सेक्शन को भी ना छोड़ें. न्यूज़पेपर जब मैं पढ़ती थी तो काफ़ी बार लास्ट के 2-3 पेजेस में छोड़ देती थी, स्पोर्ट्स का टॉपिक नहीं पढ़ती थी. बट ऐसा बिल्कुल ना करें. स्पोर्ट्स क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल, तो उस पर ध्यान दें. 57th अगेन IR पोर्शन से है. ये सारी प्लेसेस न्यूज़ में थी. वंस अगेन आप देखिए इस पेपर में 3-4 क्वेश्चन आए हैं जो कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है. तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले 1 साल में. तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें. आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा जैसे कि मैंने मैप्स प्रिपेयर किए थे अबाउट यूक्रेन, अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट. क्या उसमें रिवर जाती है, कौन से उसके जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, जियोग्राफिकल क्या फीचर्स हैं, कौन सी कंट्रीज़ नेबर करती हैं, कौन से सीज़ नेबर करते हैं, कौन सी उसकी सिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, किस हिसाब से कौन से एरिया से रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ वगैरह. तो बिल्कुल डेप्थ में उन टॉपिक्स को ज़रूर प्रिपेयर करें जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं. उसके बाद वंस अगेन ये IR पोर्शन से आया है क्वेश्चन. सूडान, चाद, गिनी और माली क्यों आए हैं न्यूज़ में. PYQs आ चुके हैं इस एरिया से, तो इस एरिया को सही से प्रिपेयर करें. 59th क्वेश्चन इज अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन एंड डिकार्बनाइजिंग. अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखते हुए एक पैटर्न इमर्ज होता है कि जब भी वो कोई पोटेंशियल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी पूछें तो मोस्टली आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस. इसको बिल्कुल ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लें, हमेशा ज़रूरी नहीं है ऐसा हो. मैं आपको बता रही हूँ कि यूजुअली कैसा होता है, क्योंकि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके बहुत स्कोप होता है, बहुत पोटेंशियल होता है. तो जितने भी ऑप्शंस हैं काफ़ी बार ऐसा होता है कि UPSC ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन को सही मानता है. इसके बाद G20 पे क्वेश्चन है. वंस अगेन G20 पहले भी PYQs में भी आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो डेफिनेटली G20 को सही से प्रिपेयर करना ज़रूरी था. नेक्स्ट इंडियन हिस्ट्री से है. ये भी NCERT से सॉल्व हो सकता है. ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस करते थे और उसके लिए ये फेमस थे.
उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से है क्वेश्चन अबाउट केव श्राइन्स। तो केव्स काफ़ी फेवरेट रहे यूपीएससी के, पहले भी उन्होंने अजंता केव, पांडुलेनी केव्स, ये सब के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो केव्स एंड पेंटिंग्स इन आर्ट एंड कल्चर यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर देम वेरी वेल। सो जो भी सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स की पेंटिंग्स क्या हैं, कौन से केव आर्किटेक्चर है वगैरह, ऐसी चीज़ें आप प्रिपेयर करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नेशनल हैंडलूम डे। तो वंस अगेन ये न्यूज़पेपर रीडिंग से आएगा। आई थिंक इसमें कोई इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था बीच में जो आया था, तो उसके हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है। तो जब भी आपके बहुत ही स्पेसिफिक नंबर्स यूज़ करे होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसपे वो बोलते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं, उसको थोड़ा सस्पिशन के साथ देखें और देखें कि वो सही है कि नहीं, उस हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करें। कॉन्स्टिट्यूशन डे पे क्वेश्चन है। अब आप अगर लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 दिन नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई। तो ये क्लियरली रॉन्ग है, और अगर एक ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है इसमें, तो इनफैक्ट स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन सबसे ईजी हैं, क्योंकि एक ही एलिमिनेट करके आप आंसर सही दे सकते हैं। फिर स्विट्जरलैंड के ऊपर क्वेश्चन है गोल्ड एक्सपोर्ट के ऊपर। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू लिखा है इसमें, तो वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू के क्वेश्चंस इकोनॉमी में स्पेशली बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत बार इंडिया के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दैट इंडिया इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ वैल्यू या वॉल्यूम। तो उन दोनों वर्ड्स को एकदम ध्यान से पढ़ें कि क्या ये सच है कि नहीं है, बेस्ड ऑन द कीवर्ड। देन 67th इज अबाउट द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पहले आ चुके हैं, जैसे ग्रुपिंग्स वगैरह होती हैं, जो भी न्यू ग्रुपिंग्स बन रही हैं या फिर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कंट्रीज, उसके बारे में क्वेश्चंस यूपीएससी काफ़ी पूछता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग से ये चीज़ आप देख सकते हैं। बट वंस अगेन आई वुड लाइक टू शो यू कि जैसे स्टेटमेंट 2 है, इसमें लिखा है दे वांट टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। तो अंडर देयर कंट्रोल is a very absurd and drastic statement. तो जब भी कोई absurd या drastic statement आए तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें और सोचें कि क्या ये सच है कि नहीं, शायद ही कभी ऐसी drastic statements true होंगी। Then economic survey से question है basically, and India accounts for 3.2% of global exports of goods. So जैसे मैंने कहा, जब numbers आए तो उनको ध्यान से पढ़ें, because काफ़ी बार वो आपको confuse करने के लिए रखे जाते हैं। 69th is about stability and growth pact. तो काफ़ी बार previous years questions को अगर आप देखें तो GDPR जैसे न्यूज़ में था, BTIA न्यूज़ में था, ये सारे initiatives जब न्यूज़ में होते हैं तो उनके बारे में अच्छे से पढ़ें और समझें कि उसका क्या पार्ट है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या उसके स्पेसिफिक एजेंट्स हैं, ये सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूँगी 70th क्वेश्चन में, जैसे रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो ऑल इसका कीवर्ड, इसको ऐसे क्वेश्चंस को देख के, ऐसे वर्ड्स को देख के आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ऑल एक एब्सर्ड चीज़ है। अगर ऑल नेशंस आ जाए तो बहुत ही कम शायद ऐसे कन्वेंशंस होंगे जिनमें सारे ही नेशंस यूनानिमसली साथ में होते हैं, तो उसको ध्यान से देखें। अगेन सेकेंड स्टेटमेंट में बाइंडिंग लिखा हुआ है, तो बाइंडिंग को भी ध्यान से पढ़ें कि क्या ये बाइंडिंग है कि नहीं, क्योंकि शायद ही कोई इंटरनेशनल कन्वेंशंस बहुत कम होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं सारे, तो इस हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 71st क्वेश्चन अगेन यूक्रेन न्यूज़ में था, तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़ पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, जो चीज़ आ रही है न्यूज़ में तो उसको इन डेप्थ स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 72nd क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसे डायरेक्ट सेंटेंसेस थे जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो आपकी ज्योग्राफी की फ्रॉम द एनसीईआरटीज ओनली, देन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगेन 73rd क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी पोर्शन के लिए अगर आप एनसीईआरटीज थॉरोली पढ़ लें और आप मैप्स अच्छे से प्रैक्टिस करें, स्पेशली उन चीज़ों का जो कि न्यूज़ में आ रही हैं, तो आपका ज्योग्राफी पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। 74th अगेन एनसीईआरटी बेस्ड था फॉर ज्योग्राफी। 75th ऑल्सो फॉर ज्योग्राफी
डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। सीस्मोग्राफ में पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और एनसीईआरटी से ही सॉल्व हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें। नाउ 76th क्वेश्चन, इसमें मैं वंस अगेन आपका ध्यान लाना चाहूंगी कीवर्ड पे, जो कि है नन। अब अगर नन आ जाता है तो ये भी एक एक्सट्रीम और अब्सर्ड स्टेटमेंट हो जाती है। तो none of them uses sea water, none of them is set up in water stress, none of them is privately owned। तो आपको लगना चाहिए हमेशा, जैसे अगर सम या ऐसा कुछ हो कि हाँ थोड़ा हो सकता है तो शायद वो चीज़ सही है, पर अगर ऑल हो या नन हो, ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो, तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो गलत होगा। 77th क्वेश्चन इज अबाउट बोलबाचिया मेथड। नाउ इस पे मैं बताना चाहूंगी कि न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड दिखे, जैसे कि बोलबाचिया मेथड आई थिंक हिंदू में बीच में आया था एक बार साल में, कोई भी ऐसा वर्ड जो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है आपको, उसका ध्यान रखें और समझें कि ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। पहले भी जैसे मियावाकी टेक्निक आ चुका है पेपर्स में, वैसे ही ऐसे डिफरेंट साउंडिंग वर्ड्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 78th क्वेश्चन वंस अगेन इज अबाउट कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। तो कार्बन टेक बहुत ज़्यादा दिखता है आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में। इन्वायरमेंट पोर्शन में कार्बन टेक के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और न्यूज़ में भी इसको पढ़ते रहें और कार्बन सेक्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फिर क्वेश्चन आता है एरियल मेटाजेनोमिक्स का। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें जिसके बारे में हमने कभी शायद सुना ही नहीं है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जो रूट वर्ड होता है उसको आप समझिए। जैसे एरियल है तो वो शायद एयर से रिलेटेड होगा। मेटाजेनोमिक्स तो मतलब मेटा कोई भी ऐसी चीज़ के लिए यूज होता है जो कि बहुत ही ऑल एनकम्पासिंग हो, और जेनोमिक्स माइट बी रिलेटेड टू जीनोम, जेनेटिक्स, डीएनए एक्सेट्रा। तो अगर आप ऐसे सोचने लगे तो आपको ऑप्शन ए सही लगने लगेगा। बार बार पढ़िए उसको, बार बार समझने की कोशिश करिए, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए और फिर ऑप्शंस को पढ़ते पढ़ते आपको एक ऑप्शन शायद ऐसा इमर्ज होने लगे जो आपको लगे कि हाँ ये बाकी ऑप्शन से ज़्यादा सही लग रहा है। तो इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस को भी अप्रोच किया जा सकता है। बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ कि कभी भी गिव अप ना करें। एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही ये ना सोचें अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है। उसको ध्यान से पढ़ें, थोड़ा लॉजिक लगाएं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं और शायद वो क्वेश्चन सिर्फ उसी बेसिस पे सॉल्व हो जाए। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बायोटेक रीजन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जेनेटिक्स पोर्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, माइट्रोकॉन्ड्रियल थेरेपी वगैरह बहुत बार आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के ऊपर है। तो बायोटेक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट 81st क्वेश्चन वंस अगेन आप देखें तो सेंटर और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस में लाते हुए सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। तो आप देखें कि जब ऐसे स्टेट को डायरेक्टली मेंशन किया गया होता है या फिर सेंटर को डायरेक्टली मेंशन किया होता है तो थोड़े से सस्पिशन के साथ उन क्वेश्चंस को देखें, बिकॉज बहुत बार वो ऑप्शंस गलत होते हैं। इवन जब स्पेसिफिक टाइमलाइन दी जाती है जैसे इन्फेंट्स अप टू 1 year ऑफ एज, तो उसको भी आप बिल्कुल ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी पे। तो गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मिनिस्ट्रीज, पैरामीटर्स क्या है बेनिफिशरीज के, फंडिंग कहाँ से आती है, कौन सा स्टेट का है कि सेंटर का है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि सेंट्रल सेक्टर है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट स्कीम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कार्बन फाइबर्स। नाउ कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में भी पहले क्वेश्चन आ चुका है एज आई रिमेंबर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से। तो बायोटेक रीजन वंस अगेन आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक 5-6 सवाल आ चुके हैं इस रीजन से, तो इसको बिल्कुल ना छोड़ें। 84th क्वेश्चन वंस अगेन आप देखें थी एक्सेलेरोमीटर के बारे में क्वेश्चन है। अब मैंने जैसे बोला था इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिनका पोटेंशियल पूछा जाता है या यूज पूछा जाता है, काफी बार इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। तो इस क्वेश्चन में भी जैसे ऑल ऑफ द अबव ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बायोफिल्टर्स। नाउ इनका ध्यान रखें जब वो स्पेसिफिकली बताते हैं कि कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट या फिर कंज्यूम नाइट्राइट एंड प्रोड्यूस नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें एकदम ध्यान से पढ़ें और उस हिसाब से जवाब दें।
Next question is about space tech. Now, space tech is also an important region. Previous year's questions अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि gravitational waves, missions of NASA, JAXA, ESA, ISRO वगैरह बहुत important होते हैं. ये भी space tech region से ही question है. Not specifically technology, but space और उसका science और उसमें क्या agents रहते हैं उसके ऊपर है. Next question is also space tech. कि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कौन सी कंट्री का है, तो इसका आंसर जापान है. अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो सारे स्पेस इनिशिएटिव्स जैसे कि जीपीएस यूएसए का है, ग्लोनास रशिया का है, नाविक इंडिया का है, वैसे ही आपको पता होगा कि जापान का भी एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है. 88th क्वेश्चन इज अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स. तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आपको पता चलेगा कि मिसाइल्स और आर्मामेंट टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है. पहले भी ऑर्बिटल मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, एमटीसीआर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. तो मिसाइल्स, आर्मामेंट्स एंड आर्म्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें. फिर मर्क्यूरी पोल्यूशन पे तो आप देख रहे हैं जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक बन चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स का. और इस सेक्शन में जितने भी डायमेंशंस हैं, चाहे वो पोल्यूशन के डायमेंशंस हैं, पोल्यूटेंट के डायमेंशन हैं, उसके अफेक्ट के डायमेंशन हैं, सारे अच्छे से आप प्रिपेयर करें. एक शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है मर्क्यूरी पोल्यूशन पे. उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन पे क्वेश्चन है, उसका आंसर भी ऑल 3 है. तो आप देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखे हुए ग्रीन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं फ्यूल सेल्स पे, बायोफ्यूल्स पे वगैरह. तो ये वाला सेक्शन न्यूज़पेपर रीडिंग से भी आपको काफ़ी हेल्प होगी. फाइनली आ गए हम 91st क्वेश्चन पे. आई नो काफ़ी लंबा हो गया बट साथ देते रहें. प्रीलिम्स इतना आसान नहीं है, पर उसको अप्रोच करना अगर आपको आ जाए तो शायद थोड़ी मदद हो जाए. 91st क्वेश्चन वंस अगेन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आप सॉल्व कर सकते हैं. ऑल बैंक, आप देखिए अब सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है ऑल बैंक लोन्स, तो ऑल एक कीवर्ड बन जाता है. ऐसे वर्ड्स को बिल्कुल ना मिस करें. ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और अगर आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर सही हो सकता है. 92nd में बोला है इट इज पॉसिबल. सो वंस अगेन ये आ गया कि एक माइल्ड स्टेटमेंट है, जैसे सम होता है, नॉट नन ऑफ देम या फिर ऑल ऑफ देम. इट इज पॉसिबल. सो पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट्स काफी बार सही होते हैं. तो वंस अगेन इसका आंसर बोथ है. एंड दूसरे स्टेटमेंट में भी उन्होंने इट कैन बी लिखा है, तो कैन बी और इट इज पॉसिबल ऐसी चीजों को बिल्कुल ध्यान दें, बिकॉज ये यूजुअली सही होती हैं जो बिल्कुल माइल्ड स्टेटमेंट्स हों. देन टर्म बीटा के बारे में पूछा है. ये वॉलेटिलिटी मेजर करता है. वंस अगेन ये न्यूज़पेपर रीडिंग से ही आता है, बट ऐसे सवाल अगर आपको सारे 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको नहीं आता तो कुछ सवाल आप छोड़ के भी आ सकते हैं. 94th अगेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में. अभी ये काफ़ी बेसिक नॉलेज है कि SHGs ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश से स्टार्ट हुए थे, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो बेसिक नॉलेज को बिल्कुल ना छोड़ें, बेसिक नॉलेज ना भूलें. उस टाइम एग्जाम टाइम पे इतने स्ट्रेस में ना आ जाएं कि आपकी जो कॉमन सेंस है, जो आपको आता हुआ सवाल है, वो कभी गलत हो. 95th क्वेश्चन पब्लिक हेल्थ टॉपिक पे है. कोविड टाइम से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया पब्लिक हेल्थ टॉपिक, बिल्कुल प्रिपेयर करके जाएं. इवन जो 96th क्वेश्चन है, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी पे एक क्वेश्चन था, ग्राउंड वाटर इरिगेशन पे एक क्वेश्चन था. तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में लिखा है कि इंडिया ग्राउंड वाटर ड्रॉ करती है टू सैटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स. अब आपको पता है कि ग्राउंड वाटर तो इरिगेशन के लिए यूज होता है ज़्यादातर इंडिया में, तो ऐसे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं. देन 97th क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन से है. अभी इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन होती है तो बिल्कुल ध्यान से वो क्वेश्चन पढ़ें. जैसे मैंने पहले बताया था, अगर उन्होंने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन सेज सो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद करने की कोशिश करें कि क्या ऐसा कोई आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है. क्योंकि अगर ऐसा आपको नहीं पता तो शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ना हो. तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आर्टिकल 355 को मेंशन कर रहा है, तो डेफिनेटली वो कॉन्स्टिट्यूशन का है. सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है. तो ऐसे आप कॉन्स्टिट्यूशन
को सही से प्रिपेयर कर लें, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 98th क्वेश्चन वंस अगेन IR सेक्शन से आया है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी यमन और साउथ सूडान का सिमिलर क्वेश्चन था, तो बिल्कुल ध्यान दें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे। मैं तो बार बार यही बोल रही हूँ आपको, आप बिल्कुल गांठ बांध ले इस बात को, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बिल्कुल ना छोड़ें। और न्यूज़ पढ़ते रहें, IR सेक्शन के लिए न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 99th क्वेश्चन नगोया प्रोटोकॉल के ऊपर है। तो जैसे ऐसे सारे जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली अग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह ना एक जगह कंपाइल करके रखे थे सो दैट मैं उनको रिवाइज कर पाऊँ। तो आप भी ऐसा कुछ बना सकते हैं, क्योंकि नगोया प्रोटोकॉल अगर आपको पता है तो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए होता है ऑफ जेनेटिक मटीरियल, एंड अगर ये आपको याद है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता। 100th क्वेश्चन वंस अगेन बिल्कुल बेसिक लक्ष्मीकांत क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। एंड इसी तरह इस बार का प्रीलिम्स पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। आई नो डिस्कस करते हुए मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये तो कॉमन सेंस है या फिर ये तो ऐसे सॉल्व हो सकते हैं, तो बेसिक है, NCERT से है वगैरह वगैरह। बट आई नो दैट इन द एग्जाम सेंटर जब आप बैठे हैं वहाँ पेपर के सामने, तब इतनी क्लैरिटी के साथ सोचना बहुत मुश्किल होता है। और हाइंडसाइट में ऑब्वियसली इजी है मेरे लिए यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इट्स ओके, इवन इफ आपसे नहीं हुआ है तो आप निराश ना हो, आप होप्स ना गिव अप करें और धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर करते रहें सो दैट आप नेक्स्ट टाइम अपने आप से ही बेटर कर पाएँ। एंड प्रीलिम्स की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एग्जाम है जो मेरिट में बिल्कुल भी काउंट नहीं होता, आपको बस पास करना है ये। इन ऑल ऑनेस्टी 3 times मैंने प्रीलिम्स पास किया है, बट all 3 times I have just passed it with a margin of maybe 2 or 3 marks. So it's all right. You don't have to have 120, 130 marks. You just have to pass this exam, and all the best. Thank you.